two containers. Contain same number of moles of helium gas. One of the containers is provided some amount of heat. Isochorically. And the temperature of helium increases by 30 degrees Celsius. If the same amount of heat is supplied to the helium gas in other container, isobarically, what will be the rise in temperature? Of helium gas in other container. कैसे करेंगे जी बच्चों? सर इधर डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2 होगा ना? डेल्टा Q1 इक्वल टू डेल्टा Q2, यस, बिल्कुल सही बात है। So F by 2 NR delta T1 is equal to F by 2 plus 1 bracket में NR delta T2. हम्म। बिल्कुल सही।
सर हम्म, इसके अंदर एफ का वैल्यू क्या डालना है? कौन सा गैस है? हीलियम। हीलियम। हीलियम ओके कैसा सर, है? मोनो। मोनो एटॉमिक है ना। ओके सर, गॉट इट। देखो बच्चों, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दोनों को सेम हीट सप्लाई करी है, तो क्या डेल्टा Q1 इक्वल टू डेल्टा Q2 कर सकते हैं? यस सर। डेल्टा Q1 को लिख देंगे F/2 N R डेल्टा T1 इक्वल टू F/2 प्लस 1 N R डेल्टा T2। T2। मोनोटॉमिक गैस है तो F3 होगा, यस सर। 3/2 N R डेल्टा T1 30 दिया हुआ है हमें, यस सर। इक्वल टू 3/2 प्लस 1 N R उधर का डेल्टा T2 ही मान के, तो NR से NR कैंसिल हो गया जी। यस सर। 3/2 इंटू 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। 45 इज इक्वल टू 5/2 इंटू डेल्टा T2। 5/2 इंटू डेल्टा T2। तो डेल्टा T2 की क्या वैल्यू आ गई जी? 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री। है ना। आइसोबारिक कंडीशन में अगर आपको 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना था तो ज्यादा हीट सप्लाई करनी थी, है ना। आपने कितनी हीट सप्लाई कर दी जी? सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी, तो क्या हो गया? टेम्परेचर कम बढ़ा, उतना नहीं बढ़ा। क्यों बेटे? यस। यस सर। ओके। फिर आगे चलते हैं। तो मान लो हमसे कहा जाए कि
देखो बेटे, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक तो है पार्टीशन, जो कि क्या करता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस को सेपरेट करता है। दोनों के दो दो मोल्स हैं, लेकिन हीलियम लोअर पार्टीशन में है 700 केल्विन टेम्परेचर पे, हाइड्रोजन अपर पार्टीशन में है 400 केल्विन टेम्परेचर पर। पार्टीशन कैसा है, फिक्स्ड है, लेकिन कैसा है, कंडक्टिंग है, धीरे धीरे हीट कंडक्ट हो सकती है उसके थ्रू। और इस सिलेंडर में ऊपर से लगाया गया है एक पिस्टन, पिस्टन मूव कर सकता है, वो मूव करने के लिए फ्री है, लेकिन वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, उसमें से हीट फ्लो नहीं हो सकती। हमें पूछा गया है फाइंड द फाइनल टेम्परेचर इन बोथ द पार्टीशंस। Find the final temperature in both the partitions. क्या होगा बच्चों, आओ सोचते हैं इसमें। क्या हीट वगैरह कुछ फ्लो होगी क्या? Yes, sir. बीच वाले होगी, पार्टीशन से होगी। बीच वाले पार्टीशन से होगी। कहाँ से कहाँ हीट फ्लो होगी बेटे? हीलियम से हाइड्रोजन, हीलियम से हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हीलियम से हाइड्रोजन में, है ना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो होती है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, हीट फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम हीलियम टू हाइड्रोजन, है ना जी। हीलियम से हाइड्रोजन में हीट का फ्लो होगा। अच्छा, कब तक होता रहेगा ये हीट का फ्लो? जब तक जब टेम्परेचर तक इक्वल नहीं हो जाते। इक्वल नहीं हो जाएगा टेम्परेचर। जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए, है ना। तो अल्टीमेटली दोनों का टेम्परेचर को इक्वल करना ही है। यही चीज समझ आती है। अब देखो, जब हीट फ्लो होगा हीलियम से हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या ये पिस्टन, हाइड्रोजन के ऊपर जो पिस्टन है वो बाहर मूव करने लगेगा क्या? यस यस सर। बाहर मूव करने लगेगा। अच्छा, लेकिन हीट का फ्लो धीरे धीरे होगा, तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका मतलब ये बाहर भी पिस्टन धीरे धीरे ही मूव करेगा। Yes, sir. तो ये कैसी हम प्रोसेसेस मान सकते हैं, मतलब हीलियम के लिए प्रोसेस किस प्रकार की है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, किस? आइसोबैरिक है। हीलियम के लिए आइसोकोरिक होगा। फॉर हीलियम it will be isocoric process, आइसोकोरिक। and for hydrogen it will be isobaric process. सर ऐसा क्यों समझा सकते हैं?
हाँ बच्चों, क्या आया फाइनल आंसर? कर पाए? अथर्व, किया क्या बेटे? कर रहे हैं सर। करो करो करो। समझ तो आ गया ना कैसे करना है? Yes, sir. अच्छा, क्या यहाँ पे भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हीट Sir. हीलियम देगा हाइड्रोजन को, जो हीट सप्लाइड बाय हीलियम इक्वल टू हीट गेन्ड बाय हाइड्रोजन? Yes, sir. Yes, sir. हीट गेन बाय हाइड्रोजन तो कैसे लिख दूंगा मैं? हाइड्रोजन का प्रोसेस कैसा है? आइसोबारिक। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा F/2 प्लस 1 इंटू N इंटू R इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हो जाएगा T माइनस 400 बच्चे। लेट द फाइनल टेम्परेचर बी कैपिटल T। क्यों? हीट लॉस्ट बाय हीलियम कैसे लिखेंगे? F/2 NR डेल्टा टी। तो उसके लिए F क्या होगा? 3. 3/2 N NR डेल्टा टी। अब इसके डेल्टा टी पता है कैसे लिखना चाहिए आपको? 700 minus 2. 700 माइनस टी। इनिशियल माइनस फाइनल लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट लॉस लिख रहे हैं ना अपन। Yes, sir. हीट लॉस लिख रहे हैं, इसलिए इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। अरे आपने बताया जिसका था ही कैलोरीमेट्री में। क्या हुआ बेटे? सर ये आपने ऑलरेडी बताया हुआ है। बताया हुआ है Yes, ना? sir. Calorimetric. तो ये 2R से 2R कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 3/2 इंटू 700 माइनस टी इज इक्वल टू 7/2 7/2 इंटू T minus 400. टी माइनस 400। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2100 माइनस 3T इक्वल टू 7T माइनस 2800. 2800 2800। तो ये आ जाएगा क्या? 4900 is equal to 20. इज इक्वल टू 10T। मतलब T की वैल्यू क्या आ गई जी? 490 Kelvin. 490 Kelvin. T की वैल्यू आ जाएगी 490 केल्विन। अच्छा, और देखिए क्या है, जैसे कुछ प्रोसेसेस ना साइक्लिक प्रोसेसेस या बिफोर वी मूव ऑन टू साइक्लिक प्रोसेसेस, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ किसके बारे में। लेट मी टॉक अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। सर दो लास्ट पेज दिखाओ ना। क्या लास्ट पेज दिखाऊं? यस सर। हम्म।
हो गया सर। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? Those processes in which temperature of gas remains constant. Temperature of gas remains constant. Those processes in which temperature of the gas remains constant. देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बच्चों, तो क्या हम बोल सकते हैं कि पीवी कांस्टेंट रहे, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे? इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? दैट इज इफ वॉल्यूम इज डबल्ड, प्रेशर विल बी हाफ. बोलिए बच्चे. Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसी प्रोसेस का अगर आप पीवी ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा बनेगा जी? वो कुछ इस तरह का बनता है. वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, है ना? इस ग्राफ की शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल क्यूब. अगर हम वीटी ग्राफ बना देते जी तो वो कैसा आता? जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट, ग्राफ इस तरह का आता. अगर पीटी ग्राफ बना देता इसी का ही, तो कैसा आ जाता? Same है, भी parallel. सेम आ जाता. तो उसमें प्रेशर बढ़ने की जगह क्या लिखा देते हैं अपन? कम, प्रेशर हाँ. घट रहा होता. है ना? अब देखिए जी, क्या है, हमें निकालना है इस प्रोसेस के लिए सर लास्ट पेज.
हम्म डन। ओके, देखिए, तो ये आपका क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। क्या इसको हम इंटीग्रल पी डीवी ऐसा लिख सकते हैं? और क्या प्रेशर को एनआर टी बाई वी लिख सकते हैं? और क्या टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके, क्योंकि देखो जनरली आप एनआरटी को इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते थे क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर जाता, लेकिन इस प्रोसेस के लिए क्या बाहर ले सकते हैं? यस सर, NRT कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं, तो आपके पास इंटीग्रेशन डीवी बाई वी बचेगा और लिमिट जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से किसी फाइनल वॉल्यूम तक लगा दें। इंटीग्रेशन डीवी बाई वी क्या क्या बन जाएगा बेटे? लॉन वी। है ना, वो बन जाएगा ln वी। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं जी? V initial से V final। वी फाइनल। तो इसका मतलब वर्क डन बाय गैस हमारे पास आ गया क्या, एन आर टी ln वी फाइनल माइनस ln वी इनिशियल। तो ये हो जाएगा एन आर टी ln ऑफ वी वी फाइनल फाइनल बाय अपॉन वी इनिशियल। वी इनिशियल। क्या ऐसा कर सकते हैं बच्चों? ये फॉर्मूले के रूप में आपको याद रखना है। वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज एन आर टी ln ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस can I write P initial V initial equal to P final V final? Yes sir। यस सर। इसका मतलब can I write P initial upon P final will be same as V final by V initial? यस सर। तो ये वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, एन आर टी, इसको ln ऑफ P initial by P final भी लिख सकते हैं जी। यस सर। है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का ये फॉर्मूला आएगा। अब हम बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये कैसे लिखें?
डेल्टा यू इन आइसोथर्मल। तो डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? क्या डेल्टा यू को F/2 NR एनआर डेल्टा डेल्टा टी लिखते थे। एंड व्हाट इज डेल्टा टी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? 0 होगा ना सर? 0। 0. Yes. That means for isothermal process क्या मैं बोल सकता हूँ change in internal energy will be 0. यस सर। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा? 0। ये पेज नोट कर लिया बच्चों सबने? एक सेकंड सर। अच्छा अब देखो, क्योंकि इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा Q इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस? यस सर। मतलब डेल्टा Q का भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा? nRT ln of V final by V initial। क्यों जी? यस सर। देखो जैसे हमसे हमें कहा जाए कि a gas या 2 moles of an ideal gas at a temperature of 100 Kelvin, ideal monoatomic gas now, at a temperature of 100 Kelvin is heated isochorically to twice its initial pressure, and then
आइसोथर्मली टू ट्वाइस its volume. To twice its volume. Find the total work done by the gas and total heat supplied to it. गैस ने टोटल वर्क कितना किया और हमने कितनी हीट उसको सप्लाई करी. कैसे करेंगे बच्चों इसको? वैसे आइसोथर्मल वाली वर्क डन तुम लिया. आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होगा. आइसोकोरिक में तो वर्क डन 0 ही हो जाएगा. बिल्कुल सही बात है. देखो क्या है, पहले आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं. वर्क डन विल बी प्लेन 0. लेकिन हीट सप्लाई तो हुई होगी ना इसमें. यस सर. आइसोकोरिक में हीट सप्लाई का क्या फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों? F/2. F/2 NR NRT. डेल्टा. F है 3, नंबर ऑफ मोल है 2, R को अभी R ही लिखा रहने दो, और टेम्परेचर में चेंज कितना हो जाएगा? देखो बेटे, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और कैन आई राइट P इनिशियल बाय T इनिशियल इक्वल टू P फाइनल बाय T फाइनल? क्या ये हमको बोल रहे हैं कि फाइनल प्रेशर हमने डबल कर दिया?
तो P initial इक्वल टू 2 टाइम्स P initial और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 100 और फाइनल टेम्परेचर आपको पता करना है। तो क्या बोल सकता हूँ फाइनल टेम्परेचर 200 केल्विन हो जाएगा। बोलिए जी। Yes, sir. तो हो जाएगा 200 माइनस 100। तो R को 25/3 रख दो। 8.3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 25/3 मान लेते हैं। 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा 100। 3 से 3 कैंसिल हुआ। So वो 3/2 आएगा ना? किधर जी? हाँ f/2 की जगह 3/2। तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ये 2500 जूल आ जाएगा बेटा? क्यों बेटा? फिर अगला आता है कौन सा प्रोसेस बेटे? आइसो थर्मल थर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या इक्वेशन होती है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और वर्क डन इक्वल्स टू हीट चेंज। वर्क डन पूछा है हमसे तो वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला लगा देंगे nRT ln ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल। अच्छा क्या हमें दिया हुआ है कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का डबल है? Yes, sir. yes sir गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो ये वैल्यू तो ln2 आ जाएगी ना। yes sir Yes, sir. 0.7 नंबर ऑफ मोल्स को रख दें 2। R को फिर लिख दो 25/3 और T कितना है जी? 200. 200 200। T को अभी 200 लिखना क्योंकि देखो टेम्परेचर 100 से 200 बढ़ गया था। अब 200 का 200 बना रहा। तो जो nRT जो आता है वो ऑब्वियसली कौन सा T होता है? जो इस प्रोसेस में टेम्परेचर रहा गैस का, जो कि कितना रहा 200। तो ये कितना आ जाएगा बेटे? 25 इंटू 2 कर देंगे तो 50। 50 इंटू 200 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटे? 200 इंटू 10 is 2000। 2000 इंटू 5 is 10,000। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 3। अब ln2 की वैल्यू पता है कितनी होती है? सर आपने कितना लिखा है? 0.693। ln2 की वैल्यू होती है 0.69। सर आपने 1,01,000 लिख दिया। क्या बोल रहे हैं जी बेटे? सर आपने 1,01,000 लिख दिया। कुछ गलत लिख फिर दिया? वो 1 नहीं आएगा थोड़ी। क्या बोल रहे हो? सर सर 10 के आपने बाद 10 के बाद 4/3 कॉमन आएगा। बनाया ना? कॉमा कॉमा लगा कॉमा 1 जैसा तो ओके हटा देते हैं उसको। 10,000 ठीक है। देखो सॉल्व करो इसको कितना आता है। 2310 joules 2310 ऐसा आ जाएगा क्या बच्चों? 2310.5 0.5 किधर से आया? 0.49 आया। 2310. तो 2310
जूल। क्या ये चीज समझ में आती है जी? डेल्टा अच्छा, क्यू भी इतना ही रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू भी बराबर है किसके? वर्क वर्क डन डन के। बाय गैस के। तो क्या ये भी 2310 जूल ही आ जाएगा, है ना? अब हमसे पूछा है दोनों प्रोसेसेस में मिला करके कितना वर्क डन हुआ और कितनी हीट सप्लाई हुई। तो टोटल वर्क डन को क्या लिख देंगे बच्चों? क्या वो तो 2310 जूल ही हो जाएगा। यस सर। और टोटल हीट सप्लाइड को क्या लिख देंगे? 4810 जूल्स। 2500 प्लस 2310, यानी के 4810। इज इट क्लियर जी बच्चों, है ना? अच्छा, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? साइक्लिक प्रोसेसेस। मतलब ये साइक्लिक प्रोसेसेस क्या होती हैं? कोई एक प्रोसेस नहीं होती, कई सारी सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होती हैं, सच दैट initial and final state of the gas is same। जैसे इस तरह की प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटे? साइक्लिक प्रोसेस। A process in which initial and final state of gas is same। मतलब फाइनल प्रेशर बराबर हो जाए किसके? इनिशियल प्रेशर के, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जी? साइक्लिक प्रोसेस। जैसे ये ABCDA is a cyclic process, है ना? और किस तरह की हो सकती हैं? तो दो गिलास पी लो। हाँ बेटा। हो गया तो और जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है,
क्या ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सर फर्स्ट वाले ग्राफ में जो बी से सी प्रोसेस होगा वो एक्सपांशन होगा ना? क्या ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस? कोर्स ये भी क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, अब देखो, क्या मैं कोई आपसे पूछे कि व्हाट विल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस? Zero. साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो? Zero, sir. Yes, it will be, it will always be zero, क्योंकि साइक्लिक का मतलब ही क्या है? इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम, और अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम आ गए तो क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी में तो जीरो आना ही आना चाहिए। Yes, sir. सर ये वापस बताओ ना 1 मिनट। बेटे इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? F/2 nRT हाँ सर। या F/2 PV। अब जैसा हम बोल रहे हैं जी कि साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल प्रेशर होता है वही फाइनल प्रेशर होता है, जो इनिशियल वॉल्यूम होता है वही फाइनल वॉल्यूम होता है, तो क्या हम बोल सकते हैं जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी वही फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी? ओके सर समझ गया। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो। अच्छा, अब बात करते हैं वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस। अब आप जैसे देखो क्या है, ये ऊपर वाली प्रोसेस देखते हैं सबसे पहले। बताओ ए से बी में कितना वर्क होगा? क्या ए से बी का वर्क जीरो बोल सकता हूँ बेटे? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम Volume constant. कांस्टेंट है पूरा ए से बी के बीच में, Yes, sir. तो ए से बी में वर्क हो गया जीरो। बी से सी में वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? वर्क डन बाय गैस फ्रॉम बी टू सी Positive. पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा। और क्या हमें एरिया से भी वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं ना? तो Yes. क्या Yes, वर्क sir. डन इस पूरे एरिया के बराबर आ जाएगा? जो पीवी ग्राफ होता है और पूरा वॉल्यूम एक्सिस तक जो एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है वही वर्क डन बाय गैस होता है। अच्छा, सी से डी में वर्क कितना होगा? विल इट अगेन बी जीरो? Zero. Zero. अच्छा, फिर डी से ए में पॉजिटिव वर्क होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। Negative होगा. नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय गैस इन डी टू ए विल बी नेगेटिव। और क्या वो इतने एरिया के बराबर होगा बच्चों? Yes, sir. उसका मैग्नीट्यूड इतने एरिया के बराबर होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल वर्क डन जो आएगा वो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल के बराबर आ जाएगा, Yes, sir. Yes. है ना? फिर जैसे अगली प्रोसेस देखो, ए से बी में कितना वर्क होगा? जीरो। इस वाली प्रोसेस Zero.
क्या 0 होगा? बिल्कुल जी 0 होगा। बी से सी में कितना होगा? क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा और इतने पूरे एरिया के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। और सी से ए में कितना होगा? नेगेटिव वर्क। नेगेटिव होगा और वो इस नीचे वाले एरिया के बराबर होगा। तो क्या टोटल वर्क डन फिर से ये जो क्लोज्ड ग्राफ बनेगा वो जो एरिया एनक्लोज कर रहा है उसके बराबर हो जाएगा। यस सर। उसी तरह से इस वाली प्रोसेस में भी आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने ऐसे 2 टेंजेंट बना दिए, इसमें नाम दे दिया ए से बी और बी से वापस ए। तो जो ऊपर वाला ए से बी वाला पार्ट है उसका वर्क आप निकालोगे तो वो टोटल इतने एरिया के बराबर आएगा, है ना। और जब बी से ए में जा रहे हैं तो वर्क इतने एरिया के बराबर है। लेकिन वो बी से ए वाला नेगेटिव होगा तो क्या ये एरिया ऑफ सर्कल के बराबर ही वर्क आ जाएगा? यस सर। बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस is equal to area enclosed in the corresponding PV graph area enclosed in the corresponding PV। क्यों बेटा? यस सर। अच्छा लेकिन इसमें देखो एक चीज है, देखो एक बात है नोट करने की कि देखो ये जितने भी पीवी ग्राफ अपन ने बनाए ये सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहे हैं ना। यस तीनों सर। तीनों किस डायरेक्शन में बन रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज। अब जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहे हैं, अच्छा क्या तीनों में ही वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव आ रहा है? मतलब हमेशा पॉजिटिव वर्क ज्यादा हो रहा है नेगेटिव वर्क के मैग्नीट्यूड से। अगर ये ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज में बन जाता तो फिर नेगेटिव वर्क होता। देखते हैं। पीवी ग्राफ मान लो ऐसा बना, ए से बी में पॉजिटिव वर्क होगा बेटे? यस सर। तो वो पॉजिटिव वर्क कितना होगा? इतना। बी से सी में कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क या नेगेटिव वर्क? क्या बी से सी में वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा? हाँ सर। तो क्या वो इतने वर्क के बराबर आ जाएगी? क्या इस केस में नेगेटिव वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा है पॉजिटिव वर्क के मैग्नीट्यूड से? यस सर। तो इस वाली प्रोसेस में क्या मैं बोल सकता हूँ वर्क डन बाय गैस विल बी लेस देन 0?
उसका मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर ही आएगा, लेकिन नेगेटिव लिखना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी क्या, कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन तो एरिया से आ जाएगा, लेकिन वो एरिया निकालते समय आपको थोड़ा सा चौकन्ने रहना है कि ग्राफ में एरो की डायरेक्शंस देखनी है। एरो में क्या हो रहा है, देखो अगर अपन ऐसे समझें तो वर्क डन इंटीग्रेशन पी डीवी होता है ना। यस तो सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है तो जो एक्सपेंशन होता है वो लो प्रेशर पे होता है और कंप्रेशन हाई प्रेशर पे। देखो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ए से बी वाला, क्या ये लो प्रेशर पे हो रहा है? क्यों? और जो कंप्रेशन हो रहा है बी से सी वाला, क्या वो हाई प्रेशर पे हो रहा है? यस सर। जितना ए बी में है उससे तो ज्यादा ही है ना प्रेशर। यस सर। तो हाई प्रेशर पे वर्क हो रहा है, तो हाई प्रेशर वाला वर्क का मैग्नीट्यूड ही ज्यादा होगा। बोलिए जी। यस सर। तो ऐसा हो, जो कोई आपसे सिंपली यूं पूछ ले कि बताओ ऐसा वाला लेते हैं। ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है ना, एलिप्टिकल ग्राफ बन रहा है उसका, और हमें दिया हुआ है ये वॉल्यूम है V1, ये वॉल्यूम है V2, और इधर प्रेशर है P1 और उधर प्रेशर है कितना P2। तो हमें कैलकुलेट करना है और कुछ इस डायरेक्शन में ट्रेस आउट होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन होगा। बाय गैस विल बी पॉजिटिव। हमसे ये पूछा है फाइंड वर्क डन बाय गैस। इस प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस कितना? तो वर्क डन बाय गैस इक्वल टू एरिया ऑफ एलिप्स, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। और एलिप्स के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई इंटू ए इंटू बी। ए इज सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज क्या बेटे, सेमी माइनर एक्सिस। अब यहाँ पर देखो मेजर एक्सिस की लेंथ V2 माइनस V1 दिख रही है आपको, तो सेमी मेजर एक्सिस V2 माइनस V1 बाई 2 ऐसा आ जाएगा। यस सर।
और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ दिख रही है P2 सर ये माइनस समझा P2 नहीं। minus P1 by 2. P2 माइनस P1 बाई, हाँ तो वर्क डन। हाँ बेटे क्या नहीं समझा? ये V2 माइनस V1 और वो इलिप्स में सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस पता है तुमको? जैसे ये Y4 अगर मेजर इलिप्स एक्सिस है 2a होता है तो तो सेमी इस मेजर लॉन्गेस्ट डायमीटर को क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और इसका आधा क्या हो जाता है? सेमी मेजर एक्सिस। और जो शॉर्टेस्ट डायमीटर होती है उसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। उसका आधा क्या हो जाता ओके है? सर। सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये जो लंबाई है वो है इसकी मेजर एक्सिस, और ये कितना है? V2 माइनस V1 के बराबर। और ये वाली लेंथ क्या सर है इसकी? माइनर एक्सिस। और ये लेंथ क्या है? P2 माइनस P1 के बराबर। सर डिनोमिनेटर में 4 आएगा ना? डिनोमिनेटर में यस हो रहा है। है ना? अब देखो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, है ना? इनसे आप आगे चलते हैं। एक और सवाल हमें कराते हैं। मान लो हमें कहा जाए कि फॉर isothermal expansion of a real gas sample containing n moles from V initial to V final calculate work done by the gas। और रियल गैस इक्वेशन क्या होती है? P plus n square A by V square into V minus V. V minus NB is equal to NR। ये रियल गैस इक्वेशन। अब जो एक बात बताओ, इसमें क्या नॉर्मल आइसोथर्मल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या हम? नो सर। नॉर्मल आइसोथर्मल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो तो आइडियल गैस के लिए होता है। उसमें हमने PV इक्वल टू NRT इक्वेशन यूज करके डिराइव किया होता है ना वाला फॉर्मूला, यस सर। है ना? तो कैसे करेंगे? इसमें भी वर्क डन बाय गैस को आप इंटीग्रल PdV तो लिखोगे, लेकिन प्रेशर को अब NRT बाई V नहीं लिखोगे। प्रेशर को इस जो गिवन इक्वेशन है उससे निकालना पड़ेगा। अब क्या गिवन इक्वेशन से मैं ऐसा लिख सकता हूं, P प्लस N स्क्वायर A बाई V स्क्वायर बराबर है NRT अपॉन V माइनस NB। इसका मतलब प्रेशर किसके बराबर हो गया जी? NRT अपॉन V माइनस NB माइनस N स्क्वायर A बाई V स्क्वायर।
क्यों बेटे, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। इस पूरे प्रेशर को उठा करके हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ nRT अपॉन V माइनस NB प्लस माइनस n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर dV, and I integrated from V initial to V final. अब इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में आप डिवाइड कर दो, V इनिशियल से V फाइनल nRT अपॉन V माइनस NB dV माइनस इंटीग्रल n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर dV, and you integrate it from V initial to V final. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? nRT dV अपॉन V माइनस NB की क्या वैल्यू आ जाएगी? क्या ये इसको ln ऑफ V माइनस NB लिख सकते हैं बच्चों? यस सर। और इंटीग्रेशन होगा V इनिशियल से V फाइनल, और n स्क्वायर A कॉमन आ जाएगा, dV बाई V स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई V, और उधर भी लिमिट डाल देंगे V इनिशियल से V फाइनल। तो क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय गैस इक्वल टू nRT ln ऑफ V फाइनल माइनस NB माइनस ln ऑफ V इनिशियल माइनस NB, और ये माइनस साइन आप बाहर लेना चाहे तो प्लस n स्क्वायर A आ जाएगा, और 1 बाई V फाइनल माइनस 1 बाई V इनिशियल। तो कितना आ जाएगा? nRT ln ऑफ V फाइनल माइनस NB डिवाइडेड बाय V इनिशियल माइनस NB, प्लस n स्क्वायर A into 1 by V final minus 1 by V initial। बोलिए जी, क्या ये समझ में आया पूरा? यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, नोट कर लिया बच्चों, आगे बढ़े? हाँ सर। 1 मिनट सर आपने केटीजी पूरा पढ़ा दिया है ना? केटीजी मैंने पूरा पढ़ा दिया है, उसमें एक चीज बचती है अभी, वो मेरे को पढ़ानी है। क्या? मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ओके सर। अपन ऐसा करते हैं, मीन फ्री पाथ ही अब अगला पढ़ लेते हैं ना, मीन फ्री पाथ। देखो सर मीन इसके बाद फ्री हो पाथ क्या गया है? चैप्टर? हाँ बेटे। इसके बाद फिर चैप्टर खत्म हो गया? अरे नहीं यार, अभी चैप्टर फिजिक्स में और कितने टॉपिक बचे हैं 11th के? क्या बोल रहे हो बेटे? फिजिक्स में 11th के और कितने टॉपिक्स हैं?
फिजिक्स में एक टॉपिक इसके बाद हमें और करना है बेटे, जो कि है वेव्स, मतलब केटी थर्मोडायनामिक्स के बाद वेव्स और करना है ना। फिर 11th का पोर्शन हो गया। 11th का पोर्शन फिर रिवीजन कराएंगे ना सर? हाँ रिवीजन कराएंगे। देखिए देखो, एक मॉलिक्यूल जब चलता है कंटेनर के अंदर तो बाकी गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ उसके कोलिजन्स होते हैं, है ना। मान लेते हैं डी क्या है, डी इज डायमीटर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। डी क्या है, डायमीटर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल जब चलेगा तो इसके बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ टक्कर होंगे। दो कोलिजन्स के बीच में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है ऑन एन एवरेज, उसको हम क्या कहते हैं, इसका मीन फ्री पाथ। एवरेज डिस्टेंस traveled by a molecule between successive collisions is called as mean free. Is called as mean free path. ये मॉलिक्यूल और इसका डायमीटर मैं मान लेता हूं कितना है, d। अब देखो ये मॉलिक्यूल किसी स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए v1 स्पीड से चल रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि विद इन dt टाइम ये कितने मॉलिक्यूल से टकरा जाता है, या किसी डेल्टा t टाइम में कितने मॉलिक्यूल से ये टकरा जाता है। तो देखो, जो मॉलिक्यूल गैस के मतलब काफी दूर हैं, उनसे तो इसकी टक्कर नहीं हो पाएगी ना छोटे से टाइम के अंदर, क्यों बेटे। किन के साथ टक्कर हो पाएगी, क्या मैं ऐसा जो उसके बोल पास कि जितनी इसकी डायमीटर है उतनी रेडियस का मैं क्या करूं, एक सिलेंडर बनाता हूं। जितनी इसकी डायमीटर है उतनी रेडियस का मैं एक सिलेंडर बनाता हूं। तो इसकी रेडियस भी d के बराबर हो जाएगी। सिलेंडर की रेडियस मैंने क्या कंसीडर कर ली, d। क्या मैं बोल सकता हूं कि इतने रीजन के अंदर अंदर जो मॉलिक्यूल आएंगे उनके साथ इसकी टक्कर हो जाएगी, यस सर। है ना। जैसे एक मॉलिक्यूल ऐसा रहे, इसके साथ टक्कर मतलब जस्ट अवॉइड हो जाएगी, या ऐसा मान सकते हो आप। लेकिन बाकी जो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स रहे, क्या उनके साथ तो इसकी टक्कर हो ही जाएगी,
क्यों बेटे? यस सर। अच्छा अब देखो वो मॉलिक्यूल भी तो चल रहे होंगे, वो मॉलिक्यूल भी चल रहे होंगे ना। तो अच्छा अब ये अ, कितने मॉलिक्यूल के साथ टक्कर होगी? मेरे को ये सिलेंडर का, मेरे को क्या आ गया, रेडियस तो पता चल गया कि सिलेंडर का रेडियस d है, लेकिन अब मेरे को देखना है कि कितनी लेंथ तक के मॉलिक्यूल की टक्कर हो जाएगी। तो वो लेंथ, कितनी लेंथ के तक के मॉलिक्यूल की टक्कर होगी, वो तो इन दोनों मॉलिक्यूल की आपस की रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करेगा, क्यों, और टाइम पे डिपेंड करेगा। तो अगर मान लो कि v रिलेटिव का एवरेज वैल्यू अपन कुछ मान लेते हैं, v रिलेटिव क्या है, एवरेज रिलेटिव स्पीड्स between molecules, एवरेज रिलेटिव स्पीड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन डेल्टा टी टाइम जो भी मॉलिक्यूल्स v रिलेटिव की एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी के अंदर अंदर आ रहे होंगे, उनके साथ इसकी टक्कर हो जाएगी। यस सर। मतलब कितने वॉल्यूम हो गया ये, जिस वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स के साथ इसकी टक्कर हो जाएगी, क्या उस वॉल्यूम को मैं पाई डी स्क्वायर इंटू वी रिलेटिव की एवरेज वैल्यू इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। ऐसा लिख सकता हूँ ना। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है NV, NV सिंबल से उसको डिनोट करता हूं। इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, क्या वो मैं लिख सकता हूँ पाई डी स्क्वायर इंटू वी रिलेटिव की एवरेज वैल्यू इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई इंटू एन एन वी। वी, इतने कोलिजन्स हो जाएंगे, क्यों, नंबर ऑफ कोलिजन्स इतने हो जाएंगे। अच्छा मान लेते हैं कि, तो ये इतने कोलिजन्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल इन डेल्टा टी टाइम अगर मैं लिखूं, तो क्या वो v एवरेज इंटू डेल्टा टी ऐसा आ जाएगा। इतने टाइम में जो एक मॉलिक्यूल द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, क्या उसको v एवरेज इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं? यस सर। ये आ जाएगा v एवरेज इंटू डेल्टा। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर कोलिजन क्या हो जाएगी वो निकाल सकते हैं। इतनी डिस्टेंस चली, लेकिन इतनी डिस्टेंस चलने में इतने टक्करें हो गई, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दें अपन। क्यों बेटा?
तो सर क्या है लास्ट एक समझे। भाई, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ यार टोटल इसने डिस्टेंस चला 1 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलने में ये 100 बार टकरा गया, तो दो दो टक्कर के बीच की कितनी डिस्टेंस चला हो? क्या 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कर सकता हूँ? यस सर। वही किया मैंने ओके भाई, डेल्टा टी टाइम में इतनी डिस्टेंस चला और उतने ही टाइम में इतने बार इतनी टक्करें हो गई इसकी। तो हमें यही तो पता लगाना है मीन फ्री पाथ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिशन। क्यों? तो यस सर। यही मीन फ्री पाथ हो जाएगा, दैट इज मीन फ्री पाथ। अब इसमें क्या है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू निकालूंगा ना, तो वो √2 टाइम्स वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्यों बेटे? तो वी एवरेज से वी एवरेज कैंसिल हो गया, तो ये मीन फ्री पाथ कितना आ जाएगा? ये लास्ट तक समझा नहीं। हाँ देखो, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के बीच में एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है ना। ऐसा आप ऐसे सोच रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल ऐसे चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी 2v हो जाएगी। यस सर। अगर वो ऐसे 90 डिग्री एंगल पे चल रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी √2v हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। यस अगर ऐसे चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। 0 हो जाएगी। क्यों बेटा? इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। यस सर। एंगल बिटवीन वेलोसिटीज कैन वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो ऑन एन एवरेज क्या एंगल की वैल्यू 90 डिग्री मान सकता हूँ? और जब ओके सर। 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक पार्टिकल की वेलोसिटी का √2 टाइम्स, यस है ना। तो √2 कर दिया, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया बेटे। किसका फॉर्मूला आ गया? ये मीन फ्री पाथ। इसमें दो ही पैरामीटर इन्वॉल्व है, आप देखो, एक तो डी है और एक ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। डी तो क्या है, डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल, और एनवी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों जी? D is diameter of a molecule and V is number of molecules per unit. क्या ऐसा कर सकते हैं बेटा?
ये फॉर्मूला याद रह जाएगा बच्चों। मीन फ्री पाथ का क्या फॉर्मूला है? वन अपॉन √2 पाई d स्क्वायर इंटू n। वन अपॉन √2 पाई d स्क्वायर इंटू n। सर लास्ट स्लाइड दिखाइए ना। हाँ बेटा, डन सर। ओके। ठीक बच्चों, तो अभी देखो जो तुम्हारा केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो शीट है बेटे, है ना, उसमें से हमने आज कौन कौन सा सेक्शन पढ़ा है? ABCD मैंने पिछली क्लास में तुमको होमवर्क दिया था क्या? Yes. यस सर, पार्ट 1 पार्ट 2 ABCD। ये सेक्शंस अब कर सकते हो। सर दोनों पार्ट। हाँ, मतलब हमने पढ़ लिया है, काफी मतलब ज्यादा क्वेश्चंस हैं इनमें। तो आप देखो, पहले पार्ट 1 करो, फिर पार्ट 2 करो। पहले पार्ट 1 ही करो, है ना। ओके सर। सर आने वाले एमसीडी टेस्ट में पूरा आएगा क्या चैप्टर? हाँ, ये चैप्टर पूरा आ जाएगा। वैसे जहां तक हो जाएगा, अपना 19th को टेस्ट शिफ्ट हो गया है आपका, यस। है ना। तो तब तक तो हो ही जाएगा। अभी कल भी तो क्लास है ना अपनी। हाँ सर, सुबह ही है। तो कल 90% ऑफ द चैप्टर तो कल कल में खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा बचेगा 10%। तो वो अपन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जब भी क्लास होगी तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। लेकिन ये होमवर्क करते जाओ बेटे इस चैप्टर का, है ना, वरना जी सर। भूल भूल जाओगे। काफी सारे फॉर्मूले वगैरह हैं इसमें। ओके। थैंक यू बाय सर। बाय सर, सर। थैंक यू सर।